सुषमा स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल से। आज का अपना टॉपिक है वर्ण। वैसे तो बच्चों में ये वर्ण करवा चुकी हूँ, है ना। स्वर और व्यंजन, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका सारा करवा चुकी हूँ मैं, लेकिन यह जो भाग है वर्ण का, यह प्रतियोगी परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाया था। लेकिन अब जैसा कि मैं अभी लॉकडाउन चल रहा है और विद्यालय में भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को जो संधि सीखेंगे अभी, अगर वर्ण जो टॉपिक है अगर ये करेंगे, उसी पर ही संधि आधारित है। संधि अगर आपको आ जाएगी तो संधि से आप उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग सीख पाएंगे, और उपसर्ग यदि आ जाएंगे तो आपको समास भी आ जाएंगे। तो ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आरपीएससी या जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जितनी भी, उसके लिए वर्ण थोड़ा गहराई से मैंने मेरी वीडियो जो पहले अपलोड हो चुकी हैं उसमें मैंने सब करवा दिया है। ये जो क्लास है ये छोटे बच्चों के लिए है, 6 to 9। आप सभी बच्चे इसे करें और समझें। तो इसमें मैं बहुत कम करवाऊंगी जितना आपको संधि में जरूरत है। तो देखें, सबसे पहले वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ध्वनि जो हम बोल रहे हैं वो सब क्या है? ध्वनियां हैं। तो ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने ध्वनि को लिख दिया, ये क्या है? वर्ण है। ठीक है, ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो भाषा की लघुतम इकाई एक तरह से क्या हो सकती है? वर्ण भी है। और ये जो ध्वनियां हैं, ये जो हम बोल रहे हैं वो सब ध्वनियां, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण। आगे चले, वर्ण के भेद कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। बच्चों मैं उतना ही करवाऊंगी जितना आपको संधि के लिए जरूरत है। तो सबसे पहले देखिए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु बिना किसी बाधा के बाहर आ जाए, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर, दोबारा सुनिए, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु जो है वो फेफड़ों से सीधी बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाए, वे कहलाते हैं स्वर। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से देख लें अपन? अ, आ, इ, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अब देखिए, इनको जब हम व्यंजन के साथ लिखेंगे तो स्वर का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। स्वर का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे देखें, क, ये है व्यंजन, इसके साथ मैंने अ लिख दिया और ये हो गया पूरा। ठीक है, जो भी व्यंजन होंगे वो स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, और स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए नीचे हलंत चिन्ह लगा हुआ है, इसके साथ आ की मात्रा जोड़ दी तो ये हो गया क। तो अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये किसी वर्ण के साथ जुड़कर अपना अस्तित्व देता है। आ की मात्रा देखिए, छोटी ई, बड़ी ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये हो गई मात्राएं। आगे चलें, स्वर के भेद देखें। सबसे पहले हरिस्व स्वर। हरिस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं इन्हें, जो किसी से मिलकर
मिलकर नहीं बने होते। मूल स्वर जो अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बने होते वो कौन से होंगे? अ, ई, उ और री, ये हैं ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होंगे? दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये ध्यान में रखना है आपको। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, इनको मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये किसी से भी अन्य स्वरों से मिलकर नहीं बनते। ये अ प्लस आ से, अ में से मिलकर आ बना, ई प्लस ई से अ प्लस आ, अ मिलकर बना आ, ई प्लस ई मिलकर बनी ई, उ प्लस उ मिलकर बना उ, अ प्लस ई मिलकर बना ए, अ प्लस उ मिलकर बना ओ, अ प्लस ए मिलकर बना आई, अ प्लस ओ मिलकर बना अब। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये सभी एक दूसरे से मिलकर बने हैं। इसमें श्वास वायु का ज्यादा प्रयोग होता है, बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, लेकिन इसमें ज्यादा प्रयोग होता है, इसलिए ये दीर्घ स्वर और ये मूल स्वर, इसका आपके ध्यान रखना है। आगे चलें। उच्चारण स्थल के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थल के आधार पर स्वर। उच्चारण स्थल के आधार पर देखो बच्चों, मैं यहां लिख देती हूं। देखें, अ आ उच्चारण मैं आपको एक बनाकर अपनी फिर इसकी स्ट्रक्चर बनाकर यहाँ तक की बताती हूँ। ये है हमारा कंठ स्थान। थोड़ी अच्छी नहीं बनी, कोई बात नहीं। देखिए, ये है हमारा कंठ स्थान। ध्यान देना, अच्छे से ध्यान से समझोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा और कभी भी नहीं भूलोगे। देखो, कंठ स्थान, उसके बाद आप अपनी जीभ को ऊपर स्पर्श करवाएं। अपनी जीभ को ऊपर स्पर्श कराएं। कहाँ स्पर्श हो रही है जीभ? जहां भी स्पर्श हो रही है वह स्थान हमारा कौन सा है? तालु स्थान। वह स्थान कौन सा है? तालु स्थान। अब ध्यान से समझें, अपनी जीभ को दांतों के ऊपर कठोर स्थान है वहां स्पर्श करवाएं। दांतों के ऊपर अपना एक कठोर स्थान है, वहां स्पर्श कराएं। वह कठोर स्थान क्या कहलाता है? मूर्धा स्थान कहलाता है। उसके बाद आपको ध्यान है, दांत आ जाते हैं, उसके बाद ओष्ठ। यहाँ तक कि सबको स्ट्रक्चर समझ में आ गई। ये हमारा कंठ स्थान है, जीभ को ऊपर स्पर्श करवाएंगे, तालु स्थान। मूर्धा स्थान किसे बोलेंगे? दांतों के ऊपर जो कठोर स्थान है वहां पर अपनी जीभ को स्पर्श करवाएंगे, वह हमारा कौन सा स्थान है? मूर्धा स्थान। और उसके बाद दांत, उसके बाद होंठ। तो हमें ये अच्छी तरह से याद कर लेना है क्योंकि व्यंजन में ये आगे बहुत काम आने वाले हैं। मुझे बताना नहीं पड़े, आप खुद ही बता दें। तो चलें, देखो, बोलकर देखो। कहाँ से ध्वनि आ रही है? कंठ से, तो ये हो जाएंगे कंठ्य। ई, जीभ हल्की सी ऊपर उठ रही है। जीभ जो है वो हल्की सी ऊपर उठ रही है, किस तरफ? तालु की तरफ, तो ये हो जाएंगे तालव्य। ऊ, हमारे होठ जो है वो गोल हो रहे हैं बोलते समय, ये हो जाएंगे ओष्ठ्य। री बोलते ही जीभ जो है वो मूर्धा स्थान की तरफ जा रही है। ध्यान से देखें,
री बोलते ही जीभ जो है वो मूर्धा स्थान की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य। आगे देखिए ए आई, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ए किससे मिलकर बना है, अ और ई से मिलकर बना है ए, और ई से मिलकर अ क्या है, कंठ है, ई क्या है, तालव्य है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंठ तालव्य। आसान है ना बिल्कुल, कंठ तालव्य 1 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। कंठ तालव्य ये दोनों से मिलकर बने हैं, अब आ है कंठ है, ये है तालव्य, ये दोनों का मेल है, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालव्य। आगे देखें ओ देखो ध्यान से देखना, अ प्लस उ से मिलकर बना ओ, खुद ही बता दोगे आप, अ क्या है, कंठ है, उ क्या है, ओष्ठ है, तो ये दोनों का मेल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कंठोष्ठ। यहाँ तक बच्चों कोई प्रॉब्लम है आपको, समझ में आ गया अच्छी तरह से, फिर से समझा रही हूँ। और आ कंठ स्थान से बोले जाते हैं, ई तालव्य से, उ ओष्ठ से, री मूर्धन्य से, मूर्धा से, ए आई कंठ तालव्य, ओ औ कंठोष्ठ। आगे देखें, अब जो एक चीज हो जो आपके संधि में काम आने वाली है वो क्या है, सम और विषम स्वर की आपको पहचान करनी है अच्छी तरह से। सम स्वर और विषम स्वर मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, वापस से लिख रही हूँ यहाँ, तो थोड़ी सी देर लगेगी लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। री ए आई ओ आ, यहाँ तक देखो बच्चों, इसका उच्चारण स्थल क्या था, कंठ है, इन दोनों का उच्चारण स्थल था कंठ है, तो ये हो गए, ये दोनों आपस में क्या है, सम स्वर हैं, इनका उच्चारण स्थल एक है, ये आपस में क्या है, सम स्वर हैं, इन दोनों के लिए ये बाकी बचे हुए सभी क्या होंगे, विषम होंगे। अब देखें इनका उच्चारण स्थल तालव्य है, ये दोनों आपस में सम है, इन दोनों के लिए बचे हुए सभी क्या होंगे, विषम होंगे। इसी तरह से ये दोनों सम हैं और इन दोनों के लिए बाकी बचे हुए सभी विषम। इसका कोई भी सम स्वर नहीं है, इसलिए इसके लिए ये सभी क्या हो जाएंगे, विषम स्वर हो जाएंगे। देखो ये इसी तरह से ये दोनों आपस में सम हैं और ये दोनों आपस में सम हैं। जैसे अ ई के लिए क्या है, विषम है, ये इसके लिए विषम है, ये इसके लिए विषम है ना। इसी तरह से उ ओ ये आपस में क्या है, विषम है। इसी तरह से ये जो जोड़े में हैं ये सभी सम हैं, इनके लिए बचे हुए सभी स्वर क्या होंगे, विषम स्वर होंगे।